और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पल पल बदलती रुझानों और परिणामों के बीच हमारे साथ अब बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता टॉम वडक्कन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है टॉम वडक्कन जी आपका। लगातार अच्छी खबरें बीजेपी के लिए आ रही हैं और छत्तीसगढ़ वहां को लेकर तो काफी आश्वस्त थे भूपेश बघेल, लेकिन बीजेपी का ये क्या कमाल हुआ है टॉम साहब? देखिए, ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ये तो हमारे एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं, क्योंकि जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ गारंटीज़ पर नहीं मजबूर हैं। जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए काम किया हुआ है और वो आज इलेक्शन के टाइम प्रोपेगेंडा नहीं है। ये वो है गारंटी जो प्राइम मिनिस्टर का गारंटीज़ हैं जो 5 साल के अंदर कर चुके हैं। और इस बेनिफिशरीज़ को आप देखेंगे कि कास्ट, रिलीजन बैरियर कुछ भी नहीं है। तो ये एक ऑल इंडिया फिनोमिनन बन चुका है। सेंट्रल इंडिया में तो आप देख रहे हैं और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में साउथ इंडिया में भी नज़र आएगा। और ये माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मैनेजमेंट जो हुआ है, जो एक तो लीडरशिप का मैक्रो मैनेजमेंट है और माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर कार्यकर्ता है, हमारे सोशल वर्कर्स हैं। और इसके नतीजा क्या हुआ है कि एक ऐसा पार्टी मेरे ख्याल से देश में तो है ही है, ग्लोबली भी कोई ऐसा पार्टी आपको नज़र नहीं आएगा जो जिसका फिनोमिनल वर्क परफॉर्मेंस राउंड द क्लॉक है। इलेक्शन टाइम हो ना हो, आप देखेंगे कि लीडरशिप भी व्यस्त है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। मोदी जी के जो लीडरशिप में कंप्लीट डेवलपमेंट का एक फोकस है और ये डबल इंजन का सरकार डिलीवरी पर है। तो ये डिलीवरी जो हो रहा है इसका नतीजा है ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। जी, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक जातिगत जनगणना का एक शगुफा छेड़ा गया था कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन हमने इन चुनावों के अंदर देखा कि जो जातिगत जनगणना का जो गुब्बारा था वो फट के निकल गया सामने। क्योंकि हम जो अभी तक एनालिसिस होगा एग्जिट पोल के आधार पर अगर हम करें और हम बाकी जगह पे देखें, सब मध्य प्रदेश देखें, तो ओबीसी फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करा विपक्ष के फेवर में। वही हाल छत्तीसगढ़ में भी होता दिखाई दे रहा है, करीब करीब राजस्थान की भी यही स्थिति है। तो जो जातिगत जनगणना का जितना मुद्दा बनाया गया उसका असर क्यों नहीं हुआ, क्या वजह आप देखते हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने तो जब आचार संहिता लगने से पहले आदेश ही जारी कर दिया था बिल्कुल कि हमारे यहाँ गणना की जाएगी। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव में लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया कि हम क्यों चाहते हैं कि जातिगत मतगणना हो और ये दिखाया जाए कौन कितनी जाति का है। तो जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास राहुल गांधी ने हमारे यहाँ बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जातिगत मतगणना कराएंगे। अरे हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी आदेश ही कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना एजेंडा तय कर रखा था कि राहुल गांधी कहेगा वो मैं करके जाऊंगा। लेकिन उनको हमारी जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने बार बार कहा कि हमारे लिए जाति है कौन, गरीब, महिला, युवा, किसान, ये हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे लिए कि कौन सी जाति का किस प्रकार का है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ निश्चित रूप से वोटिंग होती है, जातिगत आधार पर होती है। बात सही है कि दोनों ही पार्टी के लोग किसी भी क्या करा करते हैं, किसी लेकिन स्वीकार नहीं किया इस चुनाव में जातिगत मतगणना होगी नहीं होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री श्याम सुंदर जी, जो रुझान आ रहे हैं उसमें एक चीज बहुत बड़ी सामने आ रही है। इस बात पर जरा मैं विवेक कोरडे जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी एक चेहरा नहीं दिया। उन्होंने कमल के फूल को आगे किया, उसी पर वोट की बात कही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तीनों जगह अपने चेहरे दिए, एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ भूपेश बघेल, तीसरी तरफ कमलनाथ। लेकिन तीनों ही तरफ जनता ने उन चेहरों पर मोहर नहीं लगाई। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने चेहरे दिए, लेकिन राजस्थान में तो हमारे मुख्यमंत्री थे तो चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो बात तय थी। छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आंध्र की भी परिस्थिति वही, और जो कांग्रेस को वहां लीड करते थे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना ये नेचुरल था।
लेकिन फिर भी मैं किसी नेतृत्व को इसके बारे में दोष देना नहीं चाहता हूं कि हम फलाना नेतृत्व से चुनाव लड़े इसलिए हारे और बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया इसलिए बीजेपी जीती, ये मैं चीज नहीं मानता हूं। चुनाव पूरे होने के बाद मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता, राज्य का वरिष्ठ नेतृत्व और केंद्र का वरिष्ठ नेतृत्व, मैं एक मिनट जरा टॉम वड़क्कर जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, तो जातिगत जनगणना के लिए हम तो ये कहेंगे कुछ भी हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए विवेक जी 3 स्टेट में अगर बीजेपी जीतती तो आप आंध्र में क्या कहेंगे? आंध्र के लोगों ने, तेलंगाना के लोगों ने जातिगत जनगणना के नहीं, लेकिन जब बात 3 और 1 का रेशो हो तो बात अलग हो जाती है। और आपने जो बात की, अगर हम मध्य प्रदेश के उसमें देखें तो जातिगत जनगणना की आप बात करते रहे, लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में 2003 से जब से बीजेपी आई है उसने लगातार 3 ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, चाहे उमा भारती हो, चाहे वो बाबूलाल गौर हो और खुद शिवराज सिंह चौहान हो। तो बातें करने से बेहतर यह है कि टिकट दिए जाए। अगर हम टिकटों का वितरण भी देखते हैं तो बीजेपी ने ज्यादा ओबीसी वोटर्स कैंडिडेट को टिकट दिए तीनों राज्यों के अंदर में। ये आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए रीमा। यही सब चीजों का विश्लेषण होगा। हमारी जो खामियां रही है, नहीं ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है उस पर हम अड़िग रहेंगे हमारे सहयोगी पार्टियों के साथ। सर सहयोगी पार्टी तो अब कौन कौन रहने वाली है इस रिजल्ट के बाद, वो भी एक तय होने वाली बात है ना। लेकिन टॉम वड़क्कन जी, बीजेपी की क्या हम माने कि भविष्य की अब ये रणनीति इलेक्शन में रहा करेगी? क्योंकि इस बार तीनों राज्यों में बिना चेहरे के बीजेपी गई मोदी जी की गारंटी के साथ, और उस पर भी जनता ने बहुमत दिया। इसका मतलब अब चेहरों पर नहीं बल्कि काम पर वोट मिल रहा है या फिर गारंटी पर वोट मिल रहा है? टॉम वड़क्कर जी देखिए, ये डबल इंजन का सरकार है। मोदी जी जो लीडरशिप है उनका जो गारंटीज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले इलेक्शन से पहले गारंटीज़ देते हैं। वो गारंटीज़ जब देते हैं जब उन्होंने प्रोग्राम और उसके लिए बजट एलोकेशन कर चुका है। ये कर्नाटक का जैसे नहीं है कि भाई हम एलोकेशन कुछ नहीं है, डेवलपमेंट रुक गया है, आपने फ्रीबीज दिया है और आप देख रहे हैं कर्नाटक का हालत क्या है। यहाँ फ़र्क ये है कि लीडरशिप, मोदी जी का जो कैंपेन पैटर्न है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान छोड़िए ग्लोबली भी कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगा जिस स्ट्रेंथ पर ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता अपना माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर स्टेट लीडरशिप और टॉम वड़क्कर जी, ये हम जरा सीधी तस्वीरें आपको जरा रोकेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही हैं जिसमें बीजेपी के दिग्गज चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऐसा लग रहा है प्रखर की सामने टीवी, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा, लग रहा है कि सामने टीवी पर सब लोग रुझान ही देख रहे हैं। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर जी के चेहरे पे थोड़ी शिकन होना चाहिए थी, लेकिन तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और क्योंकि दिल्ली में ऊपर नीचे चल रहा है उनकी सीट पर, कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे हो रहे हैं जी। अच्छा, रायपुर से प्रखर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हमारे सहयोगी नीरज सिंह जी। नीरज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम पिछली बार जब हम बात कर रहे थे 2 घंटे पहले, तब स्थिति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। एक तरफा जीतती नजर आ रही थी कांग्रेस, लेकिन अब एकदम पासा पलट गया। मैं लगातार इस बात को कहते रहा हूं बीजेपी के अध्यक्ष कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। ये मैं लगातार कहते रहा हूं। 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरा प्रदेश घूमा है, जनता से संवाद किया है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उसके दम पर मैं ये कह रहा था कि हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है, जनता के हर मुद्दों पर हमने काम किया है और इसलिए पूरा भरोसा था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और मोदी जी ने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का जो मार्गदर्शन किया, भरोसा दिलाया, मोदी जी के भरोसे पर जनता ने ये अपना मत दिया है। ये आंकड़े जो बता रहे हैं ये किसकी मेहनत का नतीजा है? पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की या प्रधानमंत्री की गारंटी की? देखिए, प्रधानमंत्री जी की गारंटी भी और कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम भी और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद,
इसके कारण से ये परिणाम आ रहा है। और जिस नीरज, तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे, करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस जहां होगी वहां करप्शन होगा, वहां क्राइम होगा, वहां डेवलपमेंट रुकेगा। और यहाँ नीरज, एक तो सवाल है कांग्रेस के स्टूडियो से। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने दोनों हाथ से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटा है, उनका शोषण किया है, विकास को अवरुद्ध किया है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा चाहती थी। मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया नीरज, और आज कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता दशहरा और दीपावली दोनों एक साथ मनाने वाली है। नीरज, पर नीरज, आपको आवाज आ रही है? नीरज, और छत्तीसगढ़ विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होगा अगर पार्टी जीतती है? और एक सवाल हमारी एंकर भी कर रही है। हाँ रीमा, आप पूछिए नीरज, सवाल। अरुण जी से हमने डीडी डायलॉग में मैंने इंटरव्यू किया था जब ये आए थे प्रदेश अध्यक्ष, और उस वक्त भी ये काफी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कैंडिडेट से आप पूछ रहे हैं कि क्या हम राज्य के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि अरुण जी की मेहनत बहुत थी इस चुनाव में। हमारी एंकर पूछ रही है क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि डीडी डायलॉग में भी जब आप आए थे तो बड़ा आत्मविश्वास था और जो मेहनत आपने दिखाई, तो क्या मैं इस समय भावी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं? रीमा जी, आप रायपुर आई थी, तब भी मैंने जो बात कही थी आज भी वही बात दोहराता हूं। तब भी मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भी वही कह रहा हूं और जनता ने उसी तरह से मत अपना दिया है, फैसला अपना दिया है। रही बात सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, तो हमारा विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये रीमा, आपने देखा कि किस तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं और इनका मानना है कि प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री की गारंटी और इसके साथ साथ राज्य सरकार के ऊपर जो करप्शन के चार्ज लगे हैं, कहीं ना कहीं जनता का ये जनादेश दिखा रहा है कि अब जनता करप्शन और अनियमितताओं को नहीं चुनेगी, वो विकास चाहती है और विकास की राजनीति पर ही वो आगे बढ़ेगी। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती प्रतीत हो रही है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे कुछ देर के बाद आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। और अरुण साहब ने भी स्पष्ट कर दिया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि पार्टी तय करेगी कि आने वाला छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में अखिलेश कटियार जी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हमने बात की थी जो आपसे पहले कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में हुआ। क्या समाजवादी पार्टी को, एक पहला सवाल यह है कि क्या फिर से विचार करना चाहिए, इंडिया अलायंस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए उसे? नंबर 2, क्या जो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया गया है, क्या उसकी वैसी ही खींचतान उत्तर प्रदेश में 2024 में दिख सकती है? 3, कि जातिगत जनगणना को लेकर जो जाति की राजनीति करने वाली आपकी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, और यहाँ तक कांग्रेस जब मिल गई है, क्या उन्हें फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमें ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए? ये 3 बात संक्षेप में। 3 बात। मैं पहले जो लास्ट सवाल से आता हूँ, जाति जनगणना बिहार में हुई, उन्होंने आंकड़े भी दे दिए और वो सार्वजनिक हो गया, सोशियो इकोनॉमिकल डाटा भी आने वाला है, कुछ आ गया कुछ आ जाएगा। ये मुद्दा जनता का है। 2012-13 में केंद्र लोकसभा और राज्यसभा में ये बात पारित हुई कि आपके पास जो डेटा उसे पब्लिश करें। नीत और नियत का सवाल है। जाति जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा अगला 24 का चुनाव बिहार मॉडल पे होगा। लेकिन मैं पूरी बात एक मिनट के लिए रुक रहा हूं। आप कहना है कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन इन 3-4 राज्यों के अंदर ये मुद्दा बनता क्यों नहीं दिखाई दिया? उसका बड़ा कारण है। मोदी जी, पीएम मोदी ये समझाने में कामयाब हो गया कि 4 ही जातियां होती हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला, यही 4 जातियां होती हैं। ये समझाने में कामयाब हो गए, नतीजे बता रहे हैं। इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, इस देश में पैदा होने के साथ जात आती है, भारत की हकीकत जाती है। यहाँ सम्मान और अपमान जात से जुड़ा है। भारत को जातियों से बाहर नहीं देखा जा सकता अभी। पहली बात। ये रुझान एक बार हम बता दें जरा दर्शकों को, क्योंकि बीजेपी 47 सीटों पर बहुमत की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुकी है। 90 में से 42 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ के रुझान है, और अदर्स को अभी भी 1 सीट पर ही
रुझानों में दिखाई दे रहा है। अखिलेश जी, क्योंकि वक्त की बात है और हमें ब्रेक लेना होगा, आप जल्दी से ये बताइए कि अब फायदे का सौदा है इंडी गठबंधन में बने रहना आपके लिए या नहीं है? पूरे देश की जो संविधान के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है, इन पिछड़े दलितों के मुद्दों के जो पक्ष में हैं, अगर कांग्रेस भी उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाएगी, हम लोग जरूर एक साथ रहेंगे। और यहां एक बात ऐड करके जरूर जाऊंगा कि तेलंगाना के भी परिणाम आपके सामने हैं। ओवैसी साहब यूपी बिहार में ज्यादा लड़ने जाते हैं, तेलंगाना में कम लड़ते हैं। तेलंगाना के परिणाम से एक बात यह भी समझना चाहिए कि कांग्रेस एक विपक्षी दल को ही हराने में कामयाब हुई। जी, उसने सत्तारूढ़ बीजेपी को नहीं हराया, केंद्र की सत्ता को नहीं हराया, एक विपक्षी दल को ही हराया। तो ये लड़ाई भी विपक्ष वर्सेस विपक्षी रही। तो ये कोई बहुत एनडीए अलायंस के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैं उससे नहीं, जो ओवैसी साहब यूपी और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए हैं, 157 सीटें, सीधे सीधे 48 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस जो है वो 70 सीटों के नीचे। बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है, तो जाहिर तौर पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है और जिन लोगों ने मेहनत की, खासकर बीजेपी के तमाम नेता जो प्रभारी बनाए गए, सह प्रभारी थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, उन सब के चेहरों पर इस वक्त मुस्कान भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी और एग्जिट पोल खुद शायद इतना अनुमान नहीं लगा पा रहे थे इन 3 राज्यों में बीजेपी की सफलता का श्रेय आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर और उन्हीं की गारंटी पर ये चुनाव। और देखिए अब 50 तक पहुंच गया है बीजेपी का ये जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में रुझानों का, और ये बहुत बड़ी सफलता को दिखा रहा है कि बीजेपी जो है, जो पीछे लगातार चल रही थी, हम देख रहे थे 55 सीटों पर कांग्रेस आगे थी और बीजेपी 35 सीटों पर थी, वो अचानक जो है वो 50 सीटों की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जी, तो ये जो बड़ी बात है विधानसभा चुनावों को लेकर, बस्तर में बीजेपी 8, कांग्रेस 3 और अदर्स 1 सीट पर, ये रुझान हम छत्तीसगढ़ से लगातार देख रहे हैं, बस्तर के ये रुझान है। लेकिन इस बीच जरा राजस्थान का भी हम बता दें, जो रुझान आए उसमें बीजेपी 113, कांग्रेस पार्टी 66 पर सिमटती हुई दिख रही है और अदर्स को, जिनकी बात हो रही थी निर्दलीय और बागी, वो 20 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो राजस्थान को भी नहीं भूलना चाहिए हमें प्रखर, क्योंकि लगातार राजस्थान भी चौंका रहा है आंकड़ों में। हाँ, और राजस्थान के बारे में कहते हैं कि अदर्स जो होते हैं वहां पर बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन अदर्स की सीट भी कम हुई है, 27 से 20 पे आ गए हैं और बीजेपी 113 पर आ गई है। मतलब अब जो एक आशंका जताई जा रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है या किसी तरह से, वो उसकी अब जरूरत पड़ती दिखाई दे नहीं रही है। बीजेपी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है 114 सीटों पर है, और अगर यही आंकड़ा, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि 12 बज चुका है, बहुत ज्यादा परिवर्तन इस आंकड़े में होता दिख नहीं रहा, और कांग्रेस वैसे भी बहुमत से सीधे सीधे जो है वो 34-33 सीटें पीछे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए रास्ता एक तरह से राजस्थान का जयपुर की गद्दी बीजेपी। और प्रखर, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें, विक्ट्री का साइन, वी का साइन लेकर अश्विनी वैष्णव और बीजेपी के तमाम नेता ये मध्य प्रदेश में फूलों की बरसात, बीडी शर्मा, जिनको भी एक कंटेंडर माना जा रहा है अभी भी, कि क्या वो भी मुख्यमंत्री पद के दौड़ में हो सकते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए। और प्रखर, जिन लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया था, लगता है वो लड्डू बीजेपी के मुख्यालय और कार्यालयों में पहुंच गए, सभी जगह पर वही स्थिति हो गई है। और हालांकि अभी एक भोपाल में तो कमलनाथ जी के पोस्टर लग गए थे 2 दिन पहले, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सड़कों पर अगले भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के पोस्टर पूरे भोपाल शहर में लगा दिए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज शाम तक वो पोस्टर उतारने पड़ जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ तो, कांग्रेस तो हारी आ रही है, खुद कमलनाथ छिंदवाड़ा के अंदर हारते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, इन रुझानों से और इन तस्वीरों से ये भी साफ होता है कि बड़े बड़े नेता भले ही कुछ भी दावे करते रहे, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता ने क्या फैसला लिया है, ये कोई नहीं भाप सकता। इसलिए जनता का फैसला ही सर्वोपरि है और यही लोकतंत्र में हर बार दिखाई देता है। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं बीजेपी के तमाम, रायपुर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर राजस्थान, जयपुर की तस्वीरें, जहां पर की हुजूम
नेताओं का अब आना शुरू हो गया है और ये बधाई देने के लिए सेलिब्रेशन की, नाच गानों की, ढोल नगाड़ों की ये तस्वीर। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि तेलंगाना में भी भले ही छोटी खुशी मनाने का बीजेपी को हक है, लेकिन हक है। जहां उसकी एक सीट थी 2018 में, आज 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, जो कि एक शुभ संकेत है बीजेपी के नजर से। तो इस देखा जाए तो ये चारों राज्य जो है विन विन सिचुएशन में बीजेपी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये तो तस्वीरें हमने भोपाल से दिखाई, लेकिन अब जरा एक बार फिर से रायपुर का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी नीरज सिंह लगातार उन चेहरों के साथ में है जो अहमियत रखते हैं। और अब नीरज, आपने अभी कुछ देर पहले सबसे अहम चेहरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन सुबह जब हमने आपसे बात की थी रायपुर में बीजेपी के इस कार्यालय में, तब कुछ हलचल नहीं थी, लेकिन अब तो लगता है कि सारा फोकस वहीं पर ही चला गया है। नीरज, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस समय जो वोटिंग जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हुई थी, तो निश्चित तौर पर 11-12 बजे तक का इंतजार जो पार्टी के जो लोग थे वो कर रहे थे। हालांकि शुरुआती अगर आप देखें कि सुबह 8 बजे के आसपास कुछ एक पार्टी के नेता ज़रूर पहुंचे थे, और हमने जो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं उनसे भी आपकी बात कराई थी। लेकिन अब ये नज़ारा आप देखें कि किस तरीके से धीरे धीरे मीडिया का जो हुजूम है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं अरुण साहब, वो मौजूद हैं। इसके अलावा कई सारे जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार जो मंत्रणा है उसका जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन जो मीडिया के तमाम लोग हैं वो बार बार अरुण साहब को अपने कमरे से निकालकर बाहर लेके आ रहे हैं ताकि वो मीडिया बाइट हो सके। तो इस तरह का जो उत्साह है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था रीमा आपसे कि जो लड्डू हैं उनका जो ऑर्डर है वो भारतीय जनता पार्टी ने सुबह सुबह दे दिया था, उसका जिक्र हम कर भी रहे थे। और अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड्डुओं का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, जिस तरीके के जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं। एक बड़ा चेहरा अरुण साहब रहे हैं पार्टी के, और जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन की है लगातार आश्वस्त नजर आ रहे। चुनाव से पहले, लेकिन सवाल तो अब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो लड्डुओं का ऑर्डर दिया था उसका क्या होगा? देखिए विजय कौशिक जी हंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो लड्डुओं का ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मिठाई के जो दुकानदार हैं उन्होंने ये कह दिया है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्डर कैंसिल नहीं मानेंगे, क्योंकि जो भुगतान है उन्होंने 100% ले लिया। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लड्डू ना खा के कहीं और लड्डू खा सकती है, तेलंगाना है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लड्डू हैं वही अब चर्चा में है। और पार्टी के लोगों का ये कहना है कि जल्दी वो लड्डू दुकान से निकलकर प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाएंगे। और जश्न का माहौल दिख भी रहा है, आप देखें कि किस तरीके से लगातार धीरे धीरे जो पार्टी के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाले, इसके अलावा अरुण साहब और उनसे मिलने वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर पार्टी के एक पदाधिकारी से हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि पुलिस के कुछ अधिकारी और जो पुलिस है वो यहाँ पर आ सकती है, और जो पुलिस बैरिकेटिंग है और इसके अलावा पुलिस की सुरक्षा है वो यहाँ पर जल्द पहुंच सकती है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो ट्रेंड है और जो ट्रेंड परिणामों में बदल रहा है, यहाँ की राजनीति भी बदल रही है। नीरज, आज का दिन आपके लिए लंबा रहने वाला है, क्योंकि लगातार आपके पास हम लोग आते रहेंगे। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के फौरन बाद कुछ और खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे दो और सहयोगी अशोक और ऋतु अब आपके साथ जुड़ेंगे। एक और बात आपको यहाँ बता दें कि आज शाम 5 बजे विशेष 5 की पंचायत हम आपको दिखाएंगे, जिसमें दिन भर जो रुझान आए और खासकर शाम तक पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। उसमें हम एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिर ये जो परिणाम है इसका असर अब आने वाले दिनों में और खासकर 24 को लेकर क्या होने वाला है। तो फिलहाल प्रखर और मुझे इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। नमस्कार। ठीक है, ठीक। चल चले अपने घर मेरे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारतीय संस्कृति ने हमेशा हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। भारत सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगातार नई से नई सेवाएं और अवसर ला रही है।
इसी कड़ी में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ने 75 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र वाले सभी निवेशकों के लिए स्पेशल सेवा की शुरुआत की है। IEPF समय समय पर देश के विभिन्न राज्यों में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SMS सर्विस द्वारा, अखबारों में संदेश देकर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एवं टीवी और रेडियो के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सही निवेश और फ्रॉड स्कीम से अपना धन बचाने की जानकारी दे रहा है। इसके अलावा उनकी सुविधा के लिए निवेश की सही जानकारी और क्लेम का स्टेटस जानने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। क्या कर रहे हो पापा? कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा सा काम कर रहा हूँ। कौन सा काम पापा? मेरे कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, उनका क्लेम लेना है, तो उन्हीं का फॉर्म भर रहा हूँ। लेकिन पापा, क्या इसके लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे? किस जमाने में जी रहे हो बेटा, ये डिजिटल इंडिया है, सब काम ऑनलाइन होता है। और अपना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी भी डिजिटल हो गया है। और यही नहीं, 75 वर्ष के सभी निवेशकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे घर बैठे बैठे आप अपने क्लेम का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। दादाजी, क्या मैं भी आपके साथ कर लूं? हो गया। निवेशक शिक्षित तो निवेश सुरक्षित। जनादेश के कह सकता हूँ, नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड, MODIFIED। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है। और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं, कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख। मैं वही कह रहा हूं, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हम निर्णायक, प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। देखिए, हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1991 में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का दावा, 120 पे रुक गए थे। अगली बार हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है हमारा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुए। जनादेश के प्रायोजक हैं IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनादेश 4 राज्यों के चुनावी नतीजों का दिन है, जिनमें से चारों राज्यों के रुझान बताते हैं कि 3 राज्यों में ये रुझान दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। राजस्थान में भी रुझान काफी बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं। 114 सीटों पर आगे लगातार दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांटे की टक्कर में भी
एक तरह से 60 सीटों में 90 सीटों में, माफ करिएगा, इस समय छत्तीसगढ़ में 53 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। तो 3 राज्य अशोक। तो बिल्कुल इस वक्त की जो बड़ी खबर है ऋतु, बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से मोदी मैजिक। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस लगातार ये जो कहती थी कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, कांग्रेस लगातार ये जो दावा करती थी कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो हो गया है, वो सब चीजें एक बार फिर से धराशायी हो गई। और अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है वो कह रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, बीजेपी की वो कह रहे थे देश की राजनीति मॉडिफाइड हो गई है। देश की राजनीति कितनी मॉडिफाइड हुई है एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मोदी का मैजिक एक बार फिर से सर चढ़कर बोला है। अगर छत्तीसगढ़ में भी यही जो रुझान है वो नतीजों में बदलते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। दक्षिण भारत हालांकि कांग्रेस की कुछ इज्जत बचा रहा है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो वहां पर बहुमत में आती हुई साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन इसके मायने ये है कि जब क्षेत्रीय पार्टियों से मुकाबला कांग्रेस का सीधा होगा तो कांग्रेस वहां पे क्षेत्रीय पार्टी को जरूर हरा पाएगी, लेकिन जहां बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा वहां कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, उनके पास नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और कुल मिलाकर आज का विश्लेषण यही है। जी हाँ, और लगातार बात हो रही है कि मतदान प्रतिशत और साथ ही साथ वोट शेयर कितना भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। तो जहां 2018 में मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि 41% मत प्रतिशत था और 109 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस की 114 सीटों के साथ 40% एक तरह से वोट शेयर था। तो क्या ये वापस भारतीय जनता पार्टी 2003 के अपने उस आंकड़े के पे पहुंचेगी क्या, जहां 42% मत प्रतिशत था भारतीय जनता पार्टी का? देखना दिलचस्प होगा। लगातार हम इन रुझानों पर विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विजय कौशिक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बिल्कुल, स्टूडियो में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कटियार जी हैं और ब्रिजमोहन दुग्गल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। एक बड़ी जीत है, एक बड़ी जीत। आपको लगता है कि कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जो झटके लगे थे उन झटकों से उबरने का वक्त आ गया, और ये नतीजे ये भी कहते हैं कि 24 की लड़ाई में एक बार फिर से बीजेपी अपने मुकाबले, कांग्रेस के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ी छलांग शुरुआत में ही लगा चुकी है। कांग्रेस इंडी गठबंधन के माध्यम से 2024 के चुनाव में अपने को प्रासंगिक बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जनता ने उनका ये सपना धूल धूसरित कर दिया। अगर हमको जनता ने अपना विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी विश्वसनीयता पर जनता ने अपना आशीर्वाद हमको दिया है। शब्द इस्तेमाल हो रहा है गारंटी मोदी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व और विश्वसनीयता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता के मन में धीरे धीरे थी। आज उत्तर भारत में पुनः वो स्थापित हुई है। दक्षिण भारत में भी 24 में उत्तर भारत की आज की सफलता के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पर जो 2024 के चुनाव में लोकसभा में पहले से भी अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास इस चुनाव के लक्ष्मीकांत जी, आपने अभी दक्षिण की बात की, मैं उसी पर आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह भी है, दक्षिण भारत बीजेपी का दर्द बना हुआ है। दर्द है, सरदर्द है, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी अगर 8 सीटें भी है, ठीक है, सीटें बड़ी हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था उसके आधार पर आपकी विधानसभा सीटें कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, और कर्नाटक आप हार चुके हैं जो आपका दक्षिण में एंट्री पॉइंट माना जाता था। 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। दक्षिण भारत, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? 2024 का चुनाव आज के चुनाव परिणाम के बाद कल से ही राष्ट्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू करेगा और कार्यकर्ताओं को उनकी ड्यूटी पर लगाएगा। ये आप तय मानकर चलिए कि कर्नाटक में हमारी हार हुई थी, कड़वा सच है, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है।
तेलंगाना में भी हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटों में भी 1-2 की वृद्धि हमारी हुई है। एक बात कहना चाहता हूं कि सारी चीजें एक साथ नहीं, लेकिन आज की उत्तर भारत के चुनाव परिणामों को देखकर दक्षिण भारत की जनता ये विश्वास करेगी कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकार करना दक्षिण भारत के हित में है, भारत माता के हित में है और देश के विकास के हित में है। ओके, इस वक्त सीधा हम चलते हैं रायपुर, चलते हैं। सोमेश पटेल हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं रायपुर से। सोमेश, ये छत्तीसगढ़ में क्या वजह आप देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर है मध्य प्रदेश को लेकर और साथ साथ राजस्थान को लेकर। एग्जिट पोल लगभग ये जो कह रहे हैं कहानी वैसी कहानी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि वहां कांग्रेस एज में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पूरी तरह से परिणाम पलटते हुए दिख रहे हैं? आपने जिस तरह से देखा कुछ दिन पहले एग्जिट पोल के परिणाम आए थे तो एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बढ़त दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने दौरा किया, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक छत्तीसगढ़ में दौरा करते रहे और 5 साल में जो विकास की बात किया है, भ्रष्टाचार का मामला सबसे इस इलाके में देखने को मिला। बस्तर का जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उस इलाके में धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा था। स्थानीय हम लोग जब ग्राउंड जीरो में पहुंचते थे तो साफ तौर पे लोगों से हमने बातचीत किया तो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार वो कहते आ रहे कि इस इलाके में धर्मांतरण का एक मुद्दा था। तेंदुपत्ता का जो बोनस था लोगों को पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा था। छत्तीसगढ़ में 5 साल में जो विकास की बात कह रही थी कि कांग्रेस ने 5 साल में विकास किया है, तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। ग्राउंड जीरो पे हालात कुछ भी नहीं थे। स्थानीय लोगों ने सरगुजा जब हम पहुंचे तो सरगुजा की भी यही हालत थे। सरगुजा में 14 सीट थे बीजेपी के, लेकिन आज हालात ये हैं कि 15 साल के वनवास के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रिजल्ट आ रहे हैं चौंकाने वाले थे और बीजेपी को बढ़त है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी बताएंगे आखिर में वजह क्या थी। देखिए, 5 साल जो कांग्रेस सरकार को अवसर मिला था, इन्होंने सिवाय जनता को ठगने के सिवा कोई काम नहीं किया। लगातार भ्रष्टाचार के मामले में इनके कई दिग्गज नेता ईडी के निशाने पर थे और लगातार सड़कों का जो डेवलपमेंट का काम बोलूं या फिर और कोई डेवलपमेंट की बात बोलूं, कोई एक पत्थर रखने का भी काम इन्होंने नहीं किया और लगातार यहाँ पर कर्मचारियों को भी ठगने का काम किया। अनियमित कर्मचारी जो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके साथ इन्होंने छल के इनके सारे मंत्री आप देख रहे हैं कि हारने की कगार पर, खुद इनके डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री 125-150 की लीड से मात्र आगे चल रहे। तो आप देखिएगा कि ये जो सरकार का पतन है ये बहुत निश्चित था और इस सरकार की विदाई हो चुकी है। पहले 2000 से 2003 में इनको मात्र 3 साल का अवसर मिला था, 15 साल इन्होंने विदाई का वनवास काटा है। इस बार ये सरकार सत्ता से जाएगी तो वर्षों बरस तक छत्तीसगढ़ में। ये बताइए मुझे, कांग्रेस के तमाम मंत्री हारे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ और सिंपल एक ही है कि छत्तीसगढ़ का जो पैसा लूट कर दिल्ली भेजा गया, छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाया गया। डेवलपमेंट जो जनता यहाँ की चाहती थी, जिन्होंने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। धर्मांतरण की बात आपने कही, धर्मांतरण को लेकर सीधे चलते हम यहाँ से सीधे अशोक रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर का। ऋतु एक बात एक कमेंट छोटा सा, फिर हम शैलेंद्र मिश्र के पास चल रहे सीधा बीजेपी ऑफिस। आप लोग इस वक्त सब कुछ टीवी पे देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों का एक बड़ा जो है एक सबक यह है कि टीवी पे विज्ञापन देखकर अंदाजा मत लगाइए कि स्टेट में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ ऐसा ही किया था, टेलीविजन पे विज्ञापनों की भरमार करके यह दिखाने की कोशिश की थी कि छत्तीसगढ़ में बड़ा विकास हो रहा है, लेकिन वो देखकर और राजनीतिक विश्लेषकों के आधार पर तय मत कीजिए कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। लेकिन विडंबना ये है ना अशोक, तय तो इन्हीं सब चीजों पे होता है। संचार माध्यम में जो चल रहे तय तो उसी पे होगा, लेकिन जनता इससे प्रभावित नहीं होती। जनता उस पर राय जरूर बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। रुक करेंगे सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर का, जहां शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या तैयारी? प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में दिखाई दे रही है, जश्न की क्या तैयारियां चल रही हैं? हालांकि छत्तीसगढ़ का वोट प्रतिशत जो अभी आ रहा है वो भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जरा जल्दी से बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45.78% वोट लेती हुई दिख रही है और कांग्रेस जो है 41.93। ये छत्तीसगढ़ का वोट शेयर है। तो बीजेपी 45% वोट अगर ले रही है, कांग्रेस 41%, तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो वोट कुल मिलाकर जो दिख रहा है इस वक्त, जो हमको दिख रहा है कि जो वोटों का हिसाब है, वोटों का गणित है। सीधा चलते सोमेश के पास, एक बार फिर चलते। सोमेश, कुल मिलाकर साफ दिख रहा है कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बहुत कोशिश की भूपेश बघेल ने
एक तो मैं ये भी जानना चाहूंगा भूपेश बघेल की इस वक्त ताजा आपके पास अपडेट क्या है, क्योंकि भूपेश बघेल पीछे चल रहे थे पहले। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कुछ देर पहले हमने बातचीत करने का प्रयास भी किया, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। 15 साल के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस 68 सीट पर काबिज रहती है। बीजेपी को 15 सीट मिलता है और बीएसपी को 2 सीट मिलता है, जो कि कांग्रेस को 7 सीट मिलता है। 5 सालों में कांग्रेस ने जिस तरह से विकास कार्य को लेकर ढिंढोरा पीटा, चाहे बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, इन इलाकों में जो विकास का इन्होंने दावा किया, चाहे इनकी जो महत्वपूर्ण योजना है, इन इलाकों में विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखा। मैं फिर से एक बार आपको बताऊं, बस्तर, सरगुजा, जसपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा की वो इलाके हैं, इन इलाके में धर्मांतरण का सबसे बड़ा दंतेवाड़ा का इलाका है। तेंदुपत्ते की बोनस की जो बात आ रही थी, तेंदुपत्ता का बोनस स्थानीय लोगों को और सीधा इस वक्त चलते शैलेंद्र, रुकिएगा सोमेश, हम सीधा दिल्ली मुख्यालय चल रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र के पास हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त दिल्ली मुख्यालय पर है। शैलेंद्र, बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके जाहिर तौर सी बात है आज की जीत एक बड़ा उनको जो है एक कॉन्फिडेंस दे रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए अशोक, निश्चित तौर पर बीजेपी जो आंतरिक तौर पर एक तरह से सोच रही थी और जो एक सर्वे हुआ था उससे भी ऊपर एक बेहतर नतीजे पार्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टी ये मान रही थी कि बहुत कांटे का मुकाबला रहेगा और जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नजर नहीं आ रही थी। जब हमने कल बात की कई नेताओं से और पूरे चुनाव के दौरान जो बातचीत होती रही, आशंकाएं जताई जाती रही, लेकिन जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, अनुमान आ रहे हैं, उसमें हम जानते हैं कि 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो शानदार एक तरह से जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रही है, अगर अनुमान पर हम भरोसा करें। और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में जो कुछ ये कहा गया चुनाव से पहले कि बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से शानदार जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर पार्टी को जो उम्मीद थी उससे भी बेहतर जनता का समर्थन हासिल हुआ है। और पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरह से उनके नेतृत्व, उनके एक तरह से लोकप्रियता के वजह से यह इतनी बड़ी जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि बूथ स्तर पर पार्टी जो काम करती है एक ऐसे चुनाव में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के मामले में। और आइए ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी पर जताया, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से, उन्हें बुलाया गया है? क्या विधायक दल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और राज्य में आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त जो है बड़ी जीत पर कह रहे थे, इतनी बड़ी जीत की कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी और कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कर रहा था। लेकिन ऋतु, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है उनके पीछे अगर आपने तस्वीरें देखी, 2 तस्वीरें थी। एक राजमाता विजय राजे सिंधिया जो बीजेपी की
कह सकते हैं कि फाउंडर मेंबर और उनके परिवार से हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया, जो आपको दिख रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे। और दूसरी तस्वीर कुशाभाऊ ठाकरे की थी, वो कुशाभाऊ ठाकरे जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन गढ़ा और खड़ा किया, और वो संगठन की ताकत है कि 18 साल बाद बीजेपी एक बार फिर से जो है सत्ता में वापसी हुई है। बड़ी बात है। और कांग्रेस उसी संगठन को जिस तरह से लगातार कांग्रेस में एक व्यक्ति संगठन पर हावी होता है, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। विजय कौशिक, संगठन जब पीछे रहता है, परिवार आगे हो जाता है, तो वही हश्र होता है जो आज कांग्रेस का हो रहा है, और जब संगठन आगे होता है तो वही होता है जो आज बीजेपी जिस तरह से जीत रही है। क्या कहेंगे आप? विजय कौशिक म्यूट पर है, विजय कौशिक म्यूट पर है। हाँ जी, आ रही है विजय कौशिक जी। मैं ये कह रहा हूँ आज बाजी आपके हाथ में अशोक जी, आपकी हर मेरे हाथ में नहीं, बीजेपी के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। सुनिए, देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी को उनकी रणनीति और राजनीतिक षड्यंत्रों की जीत के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि जो राजनीतिक षड्यंत्र उन्होंने किए उसमें वो सफल रहे। चाहे वो महादेव ऐप में झूठे आरोप हमारे छत्तीसगढ़ में लगाने के को लेकर रहे हों, या कोई भी किसी भी तरह की साजिश रही हो किसी भी स्टेट में, बीजेपी उसमें सफल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कई कारण हार के अब हमें महसूस हो रहे हैं, जिसमें संगठन स्तर पर जो तैयारी भाजपा करती है उनके मुकाबले हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, रणनीति में हम उनसे कहीं ना कहीं पीछे हैं। और इसके कौशिक जी, शराबबंदी का वादा भूपेश बघेल ने किया। ये इस वक्त सीधी तस्वीर, इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज की जीत के ये दो बड़े नायक, जाहिर सी बात है, एक साथ आपको तस्वीरों पे दिख रहे हैं, और ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर थी। जी विजय कौशिक। अच्छा, विजय कौशिक होल्ड हो गए हैं, अभी जनता ने भी कांग्रेस को होल्ड पे डाल दिया है। तेलंगाना के अलावा विजय कौशिक भी होल्ड पर हो गए। जी दुग्गल जी, भूपेश बघेल ने 2018 में जो एक शराबबंदी का एक बड़ा वादा किया था, उस वादे को न पूरा करने का असर भी क्या छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगी तो जो अशोक जी ने एक शुरुआत में बात कही थी, दिल्ली से जितने पत्रकार गए, दिल्ली में यह हवा बनी हुई थी कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापस आ रही है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ गया, घूमा, आप लोग भी गए होंगे, जब आप अंदर खाने गए तो सिर्फ 3 चीज़ें थी। आप गोबर खरीद रहे थे, आप किसानों की बात कर रहे थे, ओबीसी कार्ड खेल रहे थे। आपने एक बहुत बड़े इलाके को, एक बहुत बड़े समुदाय को एक तरीके से निगलेक्ट कर रखा था। कोई एक कारण कहना मेरी नज़र में सही नहीं होगा। हम दिल्ली में बैठ के, दिल्ली के जितने लोग हैं उनको ये लग रहा था विज्ञापन देख के कि वापस आ रही है कांग्रेस, वहाँ पर भूपेश बघेल जी बहुत एक छत्र राज की तरह आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे तो एक कारण नहीं, बहुत कारणों का समूह था। और एक और बात, बीजेपी जिस स्तर पर बिल्कुल संगठन नीचे जाके जो लड़ता है, वोटर को इलेक्शन के दिन लाकर जी हाँ, संगठन की मजबूती दिखाती है। जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज करी है। हमारे साथ हमारे 2 साथी अरेंज प्रताप सिंह और सुरेश जायसवाल जुड़ रहे हैं इन तमाम रुझानों का विश्लेषण करने के लिए। आइए सीधे रुख करते हैं अपने दोनों साथियों का। शुक्रिया ऋतु और अशोक। निश्चित तौर से इस वक्त का जनादेश यही कहता है कि किस प्रकार से स्थिति आगे बदलती नजर आ रही है। 3:1 का एक रेशियो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, और ये रेशियो इस बात को बताता है कि जो बात आप लगातार कह रहे हैं कि मोदी मैजिक की बात हो, बीजेपी का जो तमाम रणनीति थी वो लगातार काम करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में किस प्रकार का इस वक्त जनादेश दिखाई पड़ रहा है, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि राजस्थान में स्थिति बीजेपी के पक्ष में साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। और 2018 के मुकाबले अगर इसकी तुलना करके देखा जाए तो स्थिति एक तरीके से उलट है। लेकिन राजस्थान में हम क्षेत्रवार, रीजन वाइज अगर बात करें कि किन इलाकों से बीजेपी को यह बढ़त मिलती नजर आ रही है, तो वो विश्लेषण समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किन किन इलाकों से कहां कहां बेहतर नतीजे आए हैं। डूमबाड़ क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राजस्थान में यहां से 40 विधानसभा सीटें आती हैं, और 40 में से मौजूदा वक्त में 21 सीटों पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है, जिसमें कि पिछली बार के प्रदर्शन से 9 सीटें बेहतर करती दिखाई पड़ रही है। जबकि कांग्रेस के लिहाज से
से वहां पे 4 सीटों का 2018 के मुकाबले नुकसान है। तो ये अपने आप में इन 40 सीटों का रुझान। अगले क्षेत्र में अगर हम जाएं तो किस प्रकार की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्षेत्रवार समझना कि बेहतर प्रदर्शन कहां रहा है, जिसके चलते राजस्थान में फिर से बीजेपी सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है। हड़ौती क्षेत्र की 17 सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहां पर पिछली बार के प्रदर्शन से 1 सीट बेहतर करते हुए 11 सीट पर जीत हासिल करती बीजेपी नजर आ रही, जबकि कांग्रेस महज 6 सीट पर यहां पर बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तो यह हड़ौती क्षेत्र की 17 सीटों के लिहाज से अगर बात की, इसके अलावा जल्दी से हम अगले क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। मारवाड़ क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यहां की 50 सीटें तय करती है और इन 50 में से 32 सीटों पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करके जीत बढ़ाती नजर आ रही है और पिछली बार के मुकाबले 13 सीटें ज्यादा, जबकि कांग्रेस महज इस बार 13 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। तो निश्चित तौर से इन 50 में से 32 सीटें दिखाता है कि मारवाड़ क्षेत्र ने बीजेपी के कमल को खिलाने और उम्मीद को आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल अदा किया है। अगले क्षेत्र में अगर हम जाएं तो किस प्रकार की स्थिति राजस्थान में वहां दिखाई पड़ रही है, उस लिहाज से बात की जाए तो मेवाड़ के क्षेत्र की 35 विधानसभा सीटें भी तय करती हैं कि किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। यहां की 35 में से 25 विधानसभा सीटें बीजेपी के हक में जाती हुई महज 6 सीटों पर कांग्रेस अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि तमाम ऐसे क्षेत्र, मेवाड़ हो या फिर इससे पहले हमने देखा किस प्रकार से तमाम क्षेत्रों में बीजेपी बेहतर करती दिखाई पड़ रही है। अगले क्षेत्र की ओर अगर हम जाएं तो किस प्रकार से आंकड़े इस बार रीजन वाइज निकल के आ रहे हैं, तो उसमें मेवात क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो यहां की 26 विधानसभा सीटों में से बहुत कांटे का मुकाबला, 11 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस अपनी मौजूदगी दिखा रही है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से तमाम क्षेत्रों में राजस्थान में इस बार के नतीजे निकल के आ रहे हैं, जिसके चलते राजस्थान में 110 से ज्यादा सीटों के साथ में मौजूदा समय में सरकार बनाती बीजेपी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में सुरेश जायसवाल लगातार बने। सुरेश, हम राजस्थान के तमाम क्षेत्रों की बात करें, शेखावाटी क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। 32 में से 31 सीटों के रुझान अगर आए तो उसमें यहां पर कांग्रेस बेहतर करती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 17 पर यहां पर कांग्रेस है, बीजेपी 12 पर। तो इकलौता शेखावाटी क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह बीजेपी बहुत बेहतर करती नजर आ रही है। रवायत बदली नहीं, जिस बात की बात कही जा रही थी। बड़े कारण क्या? बड़े कारण देखिए आर्यन, जो मुझे समझ में आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण जो गहलोत सरकार के खिलाफ गया है जनादेश, वो सबसे बड़ा कारण वो सरकार की नीतियां और उनका भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाकी बीजेपी के नेता जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेर रहे थे, वो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण नजर आया है। इसके अलावा लाल डायरी का एक मुद्दा मीडिया में लगातार पिछले 6 महीने साल भर से सुर्खियों में रहा है और बीजेपी के सभी नेताओं ने अपनी रैलियों में खुल करके उस मुद्दे को उठाया है। इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं रही हैं, केंद्र की योजनाओं को न लागू करने का राजस्थान में ये आरोप बीजेपी लगाती रही है और जनता ने लग रहा है उन आरोपों को स्वीकार किया है कि उनको केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार का जो फायदा मिलना चाहिए था वो शायद राजस्थान को चेहरा नहीं था इस बार बीजेपी के लिए, उसके बाद भी ये नतीजे। हाँ, चेहरा बीजेपी ने नहीं किया। उनकी हर बार एक अलग रणनीति के तहत बीजेपी अपने अलग अलग राज्यों में जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चेहरा ना होना भी कोई एक बड़ा फैक्टर सामने नहीं आया है। हालांकि शुरू में कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे नाराज हैं या वो प्रचार नहीं कर रही हैं, लेकिन चुनाव में जिस तरह से उन्होंने 50-60 रैलियां की और खुल के उन्होंने सारे नेताओं ने उनका समर्थन किया, उससे साफ है कि वो वसुंधरा का बीजेपी लगातार साथ ले रही है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। हम अगले बड़े राज्य मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं और मध्य प्रदेश के अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो किस प्रकार से 2018 में स्थिति थी और उसके बाद में 2023 में स्थिति बन गई है। इस वक्त 161 सीटों के साथ में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 2/3 बहुमत से आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई पड़ रही है, जबकि ये पिछली बार 109 सीटें थी। हालांकि वोट शेयर कहीं ना कहीं पिछली बार भी ज्यादा था बनस्पत कांग्रेस के, लेकिन इस बार की स्थिति बहुत ही अलग है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो 161 सीटें, लगातार यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश एक अपने आप में हारी हुई बाजी के तौर पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्थिति बहुत अलग है। बहुत बड़ा परिवर्तन, एग्जिट पोल्स भी अपने आप में बहुत तरीके से पढ़ नहीं पाए थे मध्य प्रदेश को। एग्जिट पोल इस मामले में ज्यादातर एग्जिट पोल तो बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन कई एग्जिट पोल थे जो कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे। लेकिन आप आर्यन पिछले 6 महीने का सिनेरियो मध्य प्रदेश का देखेंगे तो ये बिल्कुल बाजी पलट गई है। एक समय था जब ये कहा जा रहा था कि शिवराज सरकार चली जाएगी, नहीं आएगी, तमाम तरह के मीडिया में आकलन हो रहे थे और बीजेपी में कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार सरकार 15 साल 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने जिस तरह से पिछले 6 महीने में अपनी योजनाओं को जनता के बीच ले गई है और जिस तरह से लाडली योजना का प्रचार किया गया है, उसके फायदे दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार
मध्य प्रदेश में रैलियां की हैं पिछले 3 महीने 4 महीने में, वो लगातार जनता के बीच गए हैं और न केवल अपनी सरकार के बल्कि शिवराज सरकार के कामों का भी गुणगान किया है। एक बात आप इसमें आप जो दिखा रहे थे इसमें भी है और आंकड़ों में भी दिख रहा है कि महिलाओं ने कई इलाकों में अच्छी वोटिंग की है, ज्यादा वोटिंग पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। तो इसका नतीजा भी कहीं ना कहीं इस नतीजों में दिख रहा है, जिसको हम लोग कई बार लाभार्थी वर्ग के तौर पे भी जोड़ के देखा जाता है। इनको मिला है, ये केंद्र सरकार लगातार यानी कि डिलीवरी हुई है, है, इसलिए वो नजर आया। मध्य प्रदेश के बाद जल्दी से छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 2018 के मुकाबले 2023 में एक बहुत बड़ी बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही, जबकि 2018 के लिहाज से बात की जाए तो ये महज 15 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में इस वक्त महज 34 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि भूपेश बघेल एक ऐसा चेहरा जिनको कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ में प्रोजेक्ट करती थी और यह माना जा रहा था कि यह तो बड़ा एक आसान फाइट है, बावजूद उसके वहां पर हार मिलती साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। यह महज कांग्रेस नहीं, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व, उनके क्षेत्रीय नेतृत्व, तमाम लोगों की रणनीति को विफल होते दिखाई पड़ रही हैं आंकड़े। आर्यन, मैं कहूं तो इस 4 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा जो मीडिया के लिए भी, आम लोगों के लिए भी छत्तीसगढ़ रहा है। किसी भी सर्वे में ज्यादातर सर्वे कांग्रेस की सरकार को बनाते हुए दिख रहे थे और बाकी मीडिया में भी यही चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ में इस बार भी कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी। लेकिन जो नतीजे आए हैं छत्तीसगढ़ में बिल्कुल उल्टे आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो दिखता है कि शराबबंदी के मुद्दे पर जो उन्होंने वादा किया था भूपेश बघेल सरकार ने, वो पूरा नहीं किया। महिलाओं की नाराजगी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ लगातार दिखी है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा जो दिखा है बेरोजगारी का, वहां पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भ्रष्टाचार का मामला आया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मामला बेटिंग जो गेमिंग का ऐप का मामला है वो लगातार रहा है। इसके अलावा शराब घोटाले में भी कहीं ना कहीं तार, दिल्ली से शराब घोटाला हुआ, उसके तार छत्तीसगढ़ में जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये सब कारण रहे हैं जो भूपेश बघेल सरकार की विदाई इन नतीजों में दिख रही है और खुद भूपेश बघेल भी अपनी सीट शायद बचा पाने में कामयाब नहीं हो और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मॉडल का जिक्र लगातार किया जाता था, शायद उसको भी जनता नकारती नजर आ रही है। अगले हम राज्य तेलंगाना की ओर रुख करते हैं और तेलंगाना में स्थिति जो इस वक्त दिखाई पड़ रही है उस लिहाज से अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति है, क्योंकि वहां से बीआरएस की विदाई होती दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस वहां पर आती दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस जीत रही है या बीआरएस हार रही है, यह भी आकलन अपने आप में जरूरी है। और असदुद्दीन ओवैसी के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनकी राजनीति को लेकर भी बहुत से सवाल होंगे। सुरेश, आर्यन, देखिए तेलंगाना के नतीजों में एक तो यह बात निकल के सामने आई कि चंद्रशेखर सरकार के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उन पर भारी पड़ी है। उसके बावजूद एक चीज अगर देखें तो उन पर परिवारवाद का लगातार आरोप लगता रहा है। वहाँ पे सिविल सर्विसेज की भर्तियां नहीं हो रही हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बीजेपी ने जिस तरह से तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में लगातार उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और वो जनता के बीच जाकर के उनके जो नेता हैं, इससे खासकर इसके पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब उन लोगों ने जिस तरह से जनता के बीच में जाकर के अपनी नीतियां रखी हैं और उन सरकार के विरोध में जो उनकी गलत नीतियां उसको प्रचार किया है। लेकिन दूसरा इसमें मुद्दा यह है कि कांग्रेस यहां जीतती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन यह जीत कांग्रेस की है या कि बीआरएस की हार है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा स्थिति के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2023 के इन विधानसभा चुनाव के जनादेश में स्थिति साफ होती नजर आ रही है। लेकिन अब यहां से आगे बढ़ते हुए बात करें तो 2024 के संकेत भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहे हैं। अशोक और ऋतु, अगर इस लिहाज से बात की जाए तो ये जो आज के नतीजे हैं ये आने वाले 2024 के लिहाज से एक बड़ा आधार तैयार करेंगे। और जिस बात की जिक्र और चर्चा आप लोग भी लगातार करते रहे मेहमानों से कि इंडिया अलायंस को लेकर भी अपने आप में अब बवाल मचने वाला है, तो कम से कम उस लिहाज से बहुत कुछ नतीजे संकेत देते नजर आ रहे हैं। अशोक और जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र और सुरेश आपका। और बिल्कुल 24 के लिए एक टोन सेट हो गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनको फिलहाल दरकिनार कर रखा है, पर प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार, पूर्व राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बड़ा उन्होंने एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि सनातन का श्राप ले डूबा। इसके मायने क्या है? याद कीजिए कि किस तरह से इंडिया अलायंस के नेता लगातार सनातन धर्म के नाश की बात कर रहे थे, सनातन का नष्ट करने की बात कर रहे थे। सनातन का जो है वो तुलना किससे कर रहे थे? वो डेंगू, मलेरिया और साथ साथ एड्स कह रहे थे। और इसके अलावा लगातार समाजवादी पार्टी के नेता, महासचिव, वो भी रामचरितमानस पर लगातार अटैक कर रहे थे। हिंदू धर्म को यह कहा जा रहा था कि हिंदू का मतलब गंदा होता है, और आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं सनातन का श्राप ले डूबा। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ डूबे हैं, डूबे नहीं, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन के भाव में डूब गया। सनातन का श्राप ले डूबा, क्या कहेंगे अखिलेश जी?
नहीं, ये उनका नजरिया हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को स्पष्ट एजेंडे के साथ आना चाहिए। अभी इससे पहले जब आप बात कर रहे थे कि क्या ओबीसी का मुद्दा पीछे जाएगा या सनातन का श्राप है या और बातें हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी कांग्रेस को अपने जो सहयोगियों के साथ जो उनका व्यवहार है, जो बर्ताव है, उस पर उन्हें अच्छे से विचार करके साथ लेके चलते। हमने 71 सीटें लड़ी थी, लेकिन ठीक, मैं एक हम 71 सीटें लड़ी थी। आपने जो बात कही, आप कहा ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि कांग्रेस को अपने सहयोगियों को ठीक से साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी जब सनातन पर प्रहार करेंगे तो कांग्रेस को बोलना भी चाहिए। ये भी तो मैसेज साफ है ना, कांग्रेस शांत रहती है, सनातन आप वार करेंगे, आप कहेंगे सनातन को नष्ट हो जाना चाहिए, तो फिर वो कैसे हो बचेगा? लोगों को याद रहती है बात। तो हम ये मानते हैं कि प्रमोद कृष्णम साहब कल और भी कुछ बयान दे रहे थे, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। हम ये और आपने जो इससे पहले कहा कि 2024 को लेके इससे बनेगा नहीं, 2024 की लड़ाई अलग रहेगी, पूरे देश का विपक्ष अखिलेश जी, प्रमोद कृष्णन की राय को आपने व्यक्तिगत राय कहा है। कांग्रेस ने अभी जो ट्वीट की है, जो तस्वीर, आपको याद होगा 2019 के दौरान भी नीतीश कुमार का लगातार कहना था कि कांग्रेस अपनी शायद दर्शकों ने देखा नहीं होगा, बता दीजिए। वो तस्वीर जो कांग्रेस ने ट्वीट करी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के साथ है और टैग किया दोस्ती के पुराने पल। मतलब आप उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा से आज भी नहीं निकलना चाह रहे हैं। जहां तक नीतीश कुमार ने आपको कहा कि कांग्रेस को अपनी इस सोच को बदलना पड़ेगा, लगातार जनाधार कम होना, जनता आपकी इस नकारात्मक प्रोपेगेंडा को नहीं पसंद कर रही है। मैं सहमत हूं इस बात से, नीतीश जी के बयान से भी सहमत हूं, और हम ये मानते हैं कि हम अपने एजेंडे के साथ। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी, लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, शिवराज सिंह चौहान ने बहुत साफ कहा, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा का मार्गदर्शन और खुद को इस पूरी कड़ी में काफी पीछे रखा है। बहुत शांत और बहुत स्थिर। मध्य प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार गई थी। जिस एक तरह से सब्र और सरल अंदाज में शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं, संकेत क्या है? निश्चित तौर पर आदरणीय शिवराज सिंह जी का बयान और व्यवहार एक सामान्य कार्यकर्ता का जो व्यवहार होना चाहिए उसके अनुरूप है। और इस वक्त जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही हो तब तो और विनम्र होना चाहिए, और वो कार्यकर्ता जो अपने नेतृत्व के सामने नतमस्तक होता है उसका नुकसान कभी नहीं होता है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं सर, आपने इशारों में बहुत बड़ी बात कर दी लक्ष्मीकांत जी। नहीं बिल्कुल कोई
वो इशारा करने का ना मुझे अधिकार है ना मैंने किया है। जी जी जी, मैंने उनके केवल कार्यकर्ता भाव का सम्मान किया है। हाँ। लेकिन कार्यकर्ता तो जश्न मना रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान जी बहुत विनम्र दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी और सवाल पर आता हूं। एक सेकंड। हाँ। जिस डाली पे फल लदता है वो स्वाभाविक झुकती है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी हमारे नेता हैं, इसमें कोई नकार सकता है क्या? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और सही में हाँ, जो भी परिणाम आया है राष्ट्रीय करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी और बूथ पर संगठन की ताकत का संयुक्त परिणाम है मध्य प्रदेश की लैंडस्लाइड विक्ट्री। बिल्कुल, लेकिन मैं एक सवाल और 50% आबादी का 50% महिलाओं के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम किए गए, उस महिला ने यह तय कर लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और एक नारा हमारा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, वो कारगर हुआ है। लक्ष्मीकांत जी 1 मिनट, मेरा एक सवाल रह रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक टिप्पणी में मुझे लगता है आज जो शिवराज सिंह चौहान का जो जिस तरह से वो विनम्रता से, मुझे लगता है देश के तमाम नेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि जीत में भी किस तरह से विनम्र रहा जा सकता है। आज उनका आचरण मुझे लगता है देश के सभी नेताओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा जो अभी अखिलेश कटियार जी ने कहा प्रमोद कृष्णन के बयान पर। अखिलेश जी ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा सनातन का श्राप, क्या आपको लगता है सनातन का श्राप भी कांग्रेस पर भारी पड़ा है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के बयान को मैं इस रूप में लेना चाहता हूं, सामान्य जनभावनाओं के विपरीत कोई आचरण, व्यवहार और बयान जनता को यह बात साबित कर देता है कि जनता निर्णय करती है। और सनातन के विरुद्ध जो दक्षिण में बोला गया और उस पर कांग्रेस ने रिएक्ट नहीं किया, वोट की सौदागर कांग्रेस पार्टी केवल वोट की तरफ ध्यान लगा के बैठी थी, उसका परिणाम ये आया है कि जनता ने सबक सिखाया है कांग्रेस को। जी, मैं इस समय एक छोटी सी खबर दे दूं। इस वक्त सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा ट्रेंड जो कर रहा है वो राहुल गांधी पनौती है, ये ट्रेंड कर रहा है। मुझे लगता है जनता जो है अक्सर अपना जवाब अपने तरीके से देती है। राजस्थान के चुनाव परिणाम इस बीच आने शुरू हो गए हैं। जो अभी तक रुझान देख रहे थे वो रुझान अब चुनाव परिणाम में परिवर्तित होने शुरू हो गए हैं। भाजपा ने राजस्थान में 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, तो कह सकते हैं कि चुनाव रुझान जो है अब परिणामों की शुरुआत हो गई है। और जैसे रुझान होंगे ठीक वैसे ही परिणाम उम्मीद लगाई जा रही है होंगे। और इसी तर्ज पे भाजपा ने राजस्थान में 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मैं फिर एक बार आ रहा हूं, मैंने जैसा कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी पनौती है। मुझे लगता है किसी भी नेता को इस तरह के शब्द के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए राजनीति में। लेकिन राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा बोली, देश की जनता ने इन चुनावों में उसी भाषा में राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। जी हाँ, कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, और कितनी बार कांग्रेस को इसका अनुभव करना है कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीधी इस तरह की टिप्पणी जो न सिर्फ आपत्तिजनक हो लेकिन शर्मनाक हो, और फिर उसका एक खामियाजा कांग्रेस भुगतती है। जरूरी है, और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है। राजनीति में लोग समझते हैं कि कई बार शब्द की लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाती है, लेकिन असल मुद्दा रणनीति का है, संगठन का है। उसमें हम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। और जो अभी आप बात कर रहे थे ना गठबंधन की, आप मुझे बताइए, अभी गठबंधन पूरी तरह से बना नहीं, लेकिन फिर भी धर्म के अपमान को लेकर उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, जबकि उन लोगों के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे हमारे साथी जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं सनातन का अपमान, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को सनातन की परिभाषा भी नहीं मालूम होगी कि सनातन धर्म क्या है, कैसे है।
लेकिन यह है कि भी हमारी आस्तीन के साथ भी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सर आस्तीन में सांप पालेंगे, आस्तीन में सांप पालेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे ही। आस्तीन में सांप किसने पाले, किसने पाले आस्तीन में सांप? सवाल तो यही है ना। आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी विजय जी, आप कह रहे हैं कि नुकसान भुगतना पड़ा। मैं सीधा सवाल ये है, लगातार सनातन पर, हिंदू धर्म को लेकर के अटैक करते रहे कांग्रेस के सहयोगी। खुद कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने उसको आगे बढ़ाया। क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उन्होंने देश से माफी मांगी सनातन के अपमान के लिए? किसी ने नहीं माफी मांगी। तो चुनाव में भुगतिए आप लोग, क्यों नहीं भुगतेंगे आप इस देश का इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, उसको आप नष्ट करने की मुहिम चलाएंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे उसके लिए, तो जनता तो आपको चोट पहुंचाएगी। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमारे हिंदू धर्म को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को किसी के पिताजी भी नष्ट नहीं कर सकते। कितने आए, मुगल आए, क्रिश्चियन साइड से कोई भी आया हो। तो सर ये स्टालिन जी के पिताजी को समझाइए, ये स्टालिन जी के पिताजी को समझाइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के पिताजी को समझाइए। आप हमको क्यों बता रहे हैं? हमारी सुनिए ना, हमारी पार्टी की रणनीतिक चूक यही तो रही है कहीं ना कहीं। यही तो मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। जी हाँ, कांग्रेस की रणनीतिक चूक पे कमेटी बैठी है अशोक, और उन्हीं कमेटियों का जवाब नहीं पाना ही तो हमारे ऊपर भारी पड़ा है। एक चीज मैं और कह रहा हूँ, सुनिए मैं एक बात और कह रहा हूँ। यहाँ पर विजय कौशिक भी हैं और अखिलेश जी भी बैठे हैं। आप दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं नहीं है मैं नहीं जानता, अभी बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जिस दिन ये इंडिया अलायंस बना था उस दिन मैंने ये बात कही थी कि ये नाम जो कह रहे थे कि अब इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, मैंने उसी दिन कहा था इस नाम पर देश को आपत्ति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिस दिन अलायंस हारेगा उस दिन हम क्या कहेंगे? क्या आज हम ये कह सकते हैं इंडिया हार गया? इंडिया नहीं हारा, ना इंडिया हार सकता है। भारत जीतता है, भारत जीता है। इसलिए ये नाम रखना भी आपकी रणनीतिक चूक थी। इंडिया नाम रखने से, सुनिए सर, इंडिया नाम रखने से कोई जीत नहीं जाता है। आप सोचेंगे आप इंडिया नाम रख लेंगे और उसके बाद आप इंडिया हो जाएंगे, इंडिया की पताका आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब सबक हैं जो मुझे लगता है सीखने चाहिए। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की आधिकारिक हैंडल से जो ट्वीट आ रहे हैं उससे लगता नहीं कि कांग्रेस फिलहाल कोई भी सबक सीखने के लिए तैयार है, और यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल अशोक, और इन्हीं तमाम रुझानों और खासकर जो नतीजे आने शुरू हो गए हैं उसको भी लेकर विश्लेषण करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक हो गया भैया, क्या है, चलेगा भी, ब्रेक हुआ है।